Hello students, today we start chapter number 8. Name of the chapter is Application of Integrals. आपकी बुक में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का नाम दिया गया है इसे। आप चाहें तो इसको एरिया बाउंडेड रीजन या एरिया अंडर द कर्व्स या तो ये कहें या ये भी कह सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व्स। देखो, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो समझने वाली है मेरे बच्चे, वो है बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको कर्व्स की स्केचिंग अच्छे से आती है तो आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कर्व्स की स्केचिंग नहीं आती तो आपसे ये चैप्टर किसी भी तरह से नहीं होगा। तो हम एक एक करके अलग अलग टाइप के कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लाइन। लाइन क्या है? लाइन हमारे पास, आपको पता ही है, स्ट्रेट लाइन आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। उस स्ट्रेट लाइन के बारे में अलग अलग जानकारी हमें मिलेगी यहाँ पर। लाइन की पहचान क्या होती है कि दोनों वेरिएबल लीनियर होते हैं, बोथ वेरिएबल्स लीनियर। एक एक करके अलग अलग तरह की लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ये कौन सी लाइंस होती हैं? ध्यान रखना, ये सिंगल वेरिएबल लाइंस होती हैं, सिंगल वेरिएबल लाइंस। जैसे x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गई, मान लो सबसे पहले, तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होगी? अगर 0 आ गया तो ये होगी y एक्सिस, और अगर कोई और नंबर आ गया तो ये होगी पैरेलल टू y एक्सिस। y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ गया अगर मेरे बच्चे, तो y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट में ये होगी या तो x एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस। ये किस तरीके से बनाते हैं आप, स्केचिंग कैसे होगी इसकी? जैसे मान लो ये दो एक्सिस हैं आपके पास, एक x एक्सिस एक y एक्सिस। इधर x डैश होता है, इधर आपके पास y, इधर y और इधर y डैश होता है हमारे पास। ये ओरिजिन है। मान लो आपके पास एक लाइन है x इज इक्वल्स टू 1, तो जहां पर x 1 है वहां से आप इसको सीधी पास कर देंगे वर्टिकल। ये लाइन हुई x इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको बनानी है मान लो y इज इक्वल्स टू -3, तो वो कैसे बनेगी? y इज इक्वल्स टू -3 मतलब जहां पर y -3 होगा वहां से x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन जाएगी, तो ये हुई y इज इक्वल्स टू -3। इसके बाद और अलग अलग टाइप्स की हमारे पास जो लाइंस आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ये तो पहली थी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। इसके बाद हम आगे चलते हैं सेकंड कैटेगरी पर, वो देखिए। सेकंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो लाइन जो कहां से पास होती है मेरे बच्चे? ओरिजिन से पास होती है। क्या मतलब? इसमें दो कैटेगरी की लाइंस आपके पास आती हैं। एक आती है लाइन y इज इक्वल्स टू ax और एक आती है y इज इक्वल्स टू -ax, यानी कि जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती, वो वाली लाइंस। इसकी कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। जैसे लाइन आ सकती है y इज इक्वल्स टू 2x आ गया, y इज इक्वल टू √3x आ गया, या आपके पास आ गया x इज इक्वल्स टू 4y। आप कहो सर ये तो ऐसी नहीं है, क्यों नहीं है? आप यहीं से इसको चाहो तो y इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ x नहीं लिख सकते? तो ये सब कैटेगरी इसी की है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास इसके लिए आती है, जैसे y इज इक्वल्स टू -4x, माइनस आ जाए जिसके अंदर, y इज इक्वल्स टू -√2x, ये वाली कैटेगरी है। अब ये जो लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू x, इसमें क्या होगा? x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव। जबकि इसमें क्या होगा? x पॉजिटिव तो y नेगेटिव और x नेगेटिव तो y पॉजिटिव, यानी कि
इसके अंदर साइन हुए प्लस प्लस माइनस माइनस, इसके अंदर प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो उसी से ही पता चलता है कि जो इनकी स्केचिंग है इसकी तो होगी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से लाइन पास होगी ओरिजिन से जाते हुए इस तरीके से। ये कौन सी कैटेगरी है? y इज इक्वल टू ax वाली। और सेकंड से और फोर्थ से जाएगी दूसरे वाली लाइन, यानी कि y इज इक्वल्स टू माइनस ax वाली। ये आपके पास दूसरी कैटेगरी की लाइन हुई। इसके बाद हम आगे चलते हैं अगर थर्ड कैटेगरी की तरफ। थर्ड कैटेगरी है y इज इक्वल टू मॉड x की लाइन। मॉड में अगर आ जाए तो इससे दो लाइनें बनती हैं मेरे बच्चे, एक तो y इज इक्वल टू x, एक y इज इक्वल टू माइनस x। लेकिन एक बात क्लियर है कि y कभी भी नेगेटिव नहीं आने का। इसका मतलब जब आप इसकी स्केचिंग करेंगे, ध्यान से देखिए, ये आपके पास दोनों एक्सिस बना दी मैंने। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है पहले। वो कैसे निकलता है? आप मॉड के अंदर वाले को 0 के इक्वल रखो। आपने x को 0 के इक्वल रखा, आपको x की वैल्यू 0 मिल गई, तो 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। यानी कि एक लाइन तो 0 से पास होगी इधर को और एक पास होगी इधर की तरफ। तो ये हो गई y इक्वल टू एक्स और ये हो गई y इक्वल टू माइनस एक्स। नीचे नहीं जाएगी ये लाइन। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता x की किसी भी वैल्यू के लिए। तो आपको ये वाला क्रिटिकल पॉइंट पता होना जरूरी है, वहां से आप इस लाइन को पास करेंगे। इसे आपने 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 0 आ गई, उसे वापस इसी में रख दिया, तो 0 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो 0 0 से ये लाइन हमने इस तरीके से पास करा दी। मैं आपको मॉडुलस वाली लाइन का एक और एग्जाम्पल बता देता हूं, वो भी देख लीजिए। मान लीजिए मॉडुलस के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया आपको समझाने के लिए, ध्यान दीजिए। अगला एग्जाम्पल हमने कॉट करा इसमें से, सपोज करिए y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। इसे 0 के इक्वल रखा आपने, x की वैल्यू आ गई -3। तो जब आपने x -3 इसमें रखा, y आ गया 0। इसका मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट जो हुआ हमारे पास वो हुआ -3, 0। एक लाइन इधर की तरफ और एक लाइन इधर की तरफ। इसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 और इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3। इस तरीके से ग्राफ इसका बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 1। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है भाई। तो आप मॉड के अंदर वाले को 0 के इक्वल रख दो, वहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। और उस वैल्यू को उठाकर आप इसके अंदर पुट कर दो तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। इसका मतलब 2, 1 जो है वो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ध्यान दीजिए। इस तरीके से ये लाइन गई 2, 1, तो x पे तो 2 और y पे 1, तो ये पॉइंट आ गया। यहां से एक लाइन आप इधर की तरफ बना देंगे, एक लाइन आप इधर की तरफ बना देंगे, इसे क्रॉस करते हुए जाएगी, तो ये आपके पास आ गया। इसकी लाइन की इक्वेशन क्या? यहां से ये परपेंडिकुलर डला, ये पॉइंट आपके पास क्या है यहाँ पर? 2। तो इस लाइन की इक्वेशन हुई y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस 1, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 प्लस 1 का मतलब हुआ x माइनस 1। इस लाइन की इक्वेशन हुई दूसरे वाली की y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 प्लस 1, यानी कि माइनस एक्स प्लस 2, तो इसका मतलब माइनस एक्स प्लस 3 इसकी इक्वेशन हो गई। यह आपके पास मॉडुलस वाली लाइंस का एक्सप्लेनेशन हुआ। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगली कैटेगरी जो हमारे पास आ जाती है मेरे बच्चे, वो है जनरल लाइन। ये तो वो लाइन है जो आप 9th क्लास से बनाते आ रहे हो, जनरल लाइन। ये कौन सी है भाई जनरल लाइन? मान लो आपके पास एक इक्वेशन लिखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। आपको इसकी प्लॉटिंग करनी है। तो तरीका आपको पता है, एक बार x को 0 रख दो तो y की वैल्यू 2 आ गई, एक बार y को 0 रख दो तो x की वैल्यू 3 आ गई। आपके पास 2 पॉइंट आ गए। आप इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करें। 0 पर 2
और 3 पर 0, इन दोनों को ज्वाइन करें और प्रोड्यूस कर दें। तो ये आपके पास एक जनरल लाइन हुई जिसकी इक्वेशन थी 2x + 3y = 6। देखो ये सारा फंडामेंटल जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया ये सब लाइन के ऊपर था। इसके बाद हम चलते हैं सर्कल की तरफ। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है मेरे बच्चे सर्कल, सेकंड नंबर। अब सर्कल की इक्वेशन की पहचान कैसे हो, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, उसका क्या तरीका है। इसके लिए दोनों वेरिएबल क्वाड्रेटिक होते हैं और दोनों का कोफिशिएंट सेम होता है। क्या मतलब, मींस बोथ वेरिएबल्स आर क्वाड्रेटिक विद सेम कोफिशिएंट। अगर कोफिशिएंट अलग अलग हो जाते हैं तो वो इलिप्स कहलाता है। लास्ट ईयर पढ़े थे आपने, क्लास 11th में एक चैप्टर हुआ करता था कोनिक सेक्शन, उसमें बताई जाता था ये सब कुछ आपको। तो सबसे पहले पहली कैटेगरी की मैं सर्कल की इक्वेशन ले रहा हूं मेरे बच्चे। वो आपके पास है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसका सेंटर जो होता था, याद हो यदि आपको, तो सेंटर होता था h के और रेडियस होता था r। बहुत सिंपल तरीके से जहां भी इसका सेंटर होगा रेडियस होगा उसी तरीके से आप इसकी स्केचिंग कर लेंगे जहां भी बैठेगी। सेंटर तो हमारे पास इसे h के ले रहे हैं हम और रेडियस इसका r ले रहे हैं। ये तो जनरल हुआ बिल्कुल, सबसे पहली कैटेगरी का सर्किल। दूसरी कैटेगरी क्या कहती है वो भी समझ लो साथ साथ। अगर आपके पास इसी में h और k 0 0 हो जाए तो x² + y² इक्वल टू r²। इस केस में मेरे बच्चे सेंटर होगा 0 0 और रेडियस होगा r। फिर आप इसकी प्लॉटिंग कर देंगे इस तरीके से। सेंटर आप कहेंगे क्या है 0 0 और रेडियस आप क्या कहेंगे r है हमारे पास। तो ये दूसरी कैटेगरी हुई। पहली कैटेगरी ये, दूसरी कैटेगरी ये। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी और है हमारे पास, उसे भी समझ लें ध्यान से। देखिए तीसरी कैटेगरी क्या कहती है। थर्ड कैटेगरी, अगर सर्किल की इक्वेशन इस तरीके से आ जाए मेरे बच्चे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। दोनों वेरिएबल क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, दोनों का कोफिशिएंट 1 है। बाई चांस यहाँ 2 और यहाँ भी 2 हो तो भी सेम है, तो पूरी इक्वेशन को पहले आप 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इस केस में हम क्या करते हैं, वैसे तो इसका फार्मूला क्लास 11th में पढ़ाया गया था। इसका सेंटर रेडियस आप निकाल सकते हैं -g - f से, और रेडियस आप निकाल सकते हैं √g² + f² - c की हेल्प से। लेकिन उससे नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इट इनटू इस फॉर्म में x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r² की फॉर्म में। सेंटर आपके पास h के वही और रेडियस मेरे बच्चे r। आप कहो सर कैसे, क्या तरीका है। वैसे तो इंटीग्रेशन चैप्टर में मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया है, उसी की हेल्प से होगा। लेकिन चलो फिर भी एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लो आपके पास इक्वेशन आ गई, सपोज करिए x² + y² - 6x - 16 = 0। अब आपको सबसे पहले ये पहचानना है ये कर्व क्या है। वो आपको कहेगा नहीं है कि ये सर्कल है, कह दिया तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, वो कहेगा नहीं। आपने देखा दोनों का कोफिशिएंट 1 है मेरे बच्चे, यहाँ भी दोनों क्वाड्रेटिक हैं, इसका मतलब ये एक सर्कल है। अब आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है इस वाली में। तो आपने क्या करा, x² - 6x को साथ साथ लिख दिया प्लस y² और 16 को हम उधर ले गए। अब x का कोफिशिएंट 6 है, उसका हाफ कर दो तो वो हुआ हमारे पास 3, यानी कि x² - 6x + 3 का होल स्क्वायर
और ये माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया मेरे बच्चे। ये बन गया, ध्यान से देखो इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये रहा प्लस वाई स्क्वायर, इसका लीनियर नहीं है इसलिए क्वाड्रेटिक ये पहले से ही है, इक्वल्स टू 16 ये है, 9 उधर जाके प्लस हो गया तो ये 25 हो गया। यानी कि आपके पास इक्वेशन आ गई सर्कल की x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब सेंटर क्या बना, कंपेयर करो आप इससे, सेंटर क्या बना, x की जगह पर 3 है, k की जगह पर 0, तो 3,0 और रेडियस क्या हुआ मेरे बच्चे, रेडियस हो गया 5, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसकी स्केचिंग कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। भाई सेंटर रेडियस पता चल गया, स्केचिंग में तो वैसे कुछ भी नहीं है। भाई आपने इसका सेंटर लिया 3,0 ले लिया, मान लो यहाँ पे ये रहा, और रेडियस है 5, तो 5 का क्या मतलब हुआ कि 5 इधर और 5 इधर, तो 1 2 3 तो यहाँ हो गया, 4 5 तो -2 से पास इधर होगा, और 1 2 3 4 5 8 से यहाँ से पास होगा ये। तो आप इस तरीके से बस इसकी स्केचिंग कर देंगे। स्केचिंग ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, अगर आपको स्केचिंग नहीं आती तो आप इसको नहीं कर सकते। ये रफ स्केचिंग चाहिए, ये नहीं कि आप कंपास लेके लग गए बनाने, रफ स्केचिंग आनी चाहिए आपको कि किस तरीके से आप उसकी प्लॉटिंग करेंगे। ये सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया 5 5। ये तो बात हुई सर्कल के बारे में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कर्व आता है मेरे बच्चे वो है पैराबोला। दो आपने कर्व पढ़ लिए, तीसरे के बारे में पढ़ेंगे अब हम, पैराबोला। देखो स्टैंडर्ड पैराबोलाज आपको पढ़ने हैं, 4 पैराबोला आपके पास होते हैं। पैराबोला की इक्वेशन की पहचान बता दूं, 1 वेरिएबल लीनियर और 1 वेरिएबल क्वाड्रेटिक। जो वेरिएबल लीनियर होता है वही एक्सिस डिसाइड करता है, ये भी याद रखना, ये भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। जैसे कि सबसे पहले वाला पैराबोला ले रहा हूं मैं, फर्स्ट कैटेगरी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हाँ भाई, लीनियर कौन सा वेरिएबल है, x, इसका मतलब ये x एक्सिस का पैराबोला है, इसके बाहर कोई माइनस नहीं लग रहा, इसका मतलब पॉजिटिव x एक्सिस का पैराबोला है, और ये इसका वर्टेक्स हो गया हमारे पास, यहाँ ओरिजिन से पास होता हुआ इस तरीके से। ये इसका फोकस होता है a,0, और यहाँ से जो लाइन पास होती है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वो कहलाती है लेटस रेक्टम, जिसकी लेंथ होती है 4a। याद रखना, जिसकी लेंथ होती है 4a, 2a ऊपर और 2a नीचे, इस तरीके से। तो इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। दूसरी कैटेगरी का पैराबोला ले रहा हूं मैं आपके सामने, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब y स्क्वायर इक्वल टू -4ax है तो x एक्सिस पे है, ये तो कंफर्म है क्योंकि x लीनियर है, नेगेटिव लग गया तो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है, इस तरीके से। ये इसके फोकस की बात करूं वही -a,0, और इसकी लेटस रेक्टम आ जाएगी। तो एक वेरिएबल लीनियर, एक क्वाड्रेटिक, लीनियर वाला एक्सिस डिसाइड कर रहा है। तीसरी कैटेगरी का पैराबोला ले रहा हूं, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। हाँ भाई, अब की बार क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, अब की बार क्या है हमारे पास, y एक्सिस वाला पैराबोला है क्योंकि y लीनियर है, x क्वाड्रेटिक है। ये आपने मेरे बच्चे इसका कर्व बना दिया इस तरीके से, फोकस इसका 0,a। इसके बाद हमारे पास फोर्थ कैटेगरी का पैराबोला आ जाता है। फोर्थ कैटेगरी का पैराबोला क्या कहता है वो समझ लीजिए ध्यान से। फोर्थ कैटेगरी का पैराबोला हमें ये कहता है मेरे बच्चे
कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो उसकी ये इक्वेशन हो गई। अब y लीनियर है, इसका मतलब y एक्सिस वाला पैराबोला है, और नेगेटिव लग रहा है तो नेगेटिव y एक्सिस वाला पैराबोला। इस तरीके से इसका फोकस हुआ 0, -a। ये हमारे पास हुआ फोर्थ कैटेगरी का पैराबोला। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो हमें समझना है मेरे बच्चे, वो है फोर्थ कर्व इलिप्स। इलिप्स की क्या पहचान? बोथ वेरिएबल, हाँ जी, बोथ वेरिएबल्स क्वाड्रेटिक विद डिफरेंट कोफिशिएंट। सर्कल में सेम कोफिशिएंट, इलिप्स में डिफरेंट कोफिशिएंट। दो इलिप्स हमारे पास हैं जो पढ़ने हैं। एक तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जिसमें a बड़ा होता है b से। इसकी पहचान, इसके कर्व को बनाने का तरीका, इसके अंदर मेजर एक्सिस हमारे पास x एक्सिस के अलोंग होती है। इस तरीके से बनता है इलिप्स। ये तो निकलते हैं a की हेल्प से, a, 0 -a, 0। माइनर एक्सिस के वर्टिसेस निकलते हैं b की हेल्प से, 0, b और 0, -b। इसके बाद इसके दो फोकस होते हैं। इसके कोऑर्डिनेट a, e, 0 और इसके कोऑर्डिनेट -ae, 0। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है, इसलिए समझा रहा हूँ आपको ये कि यहाँ से जैसे ये लाइन पास हुई, वर्टिकल लाइन है, सिंगल वेरिएबल x के ae पॉइंट से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन हुई x इज इक्वल टू ae। ये इसके फोकस से पास हुई लाइन। दूसरी तरह का जो हमारे पास आता है इलिप्स, वो है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बात वही है कि a बड़ा है b से। यह आपने इस तरीके से बनाया। अब की बार हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस के अलोंग रहेगी। इस तरीके से कोऑर्डिनेट उसी तरह से हो जाएंगे, 0 a ही बड़ा होता है इसलिए 0 a, 0 -a। ये आपके पास -b0 और ये b0। फोकस इसके अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसके फोकस होंगे 0, ae और 0, -ae। अगर x के नीचे बड़ा नंबर है तो x एक्सिस वाला इलिप्स, y के नीचे बड़ा नंबर है तो y एक्सिस वाला इलिप्स। देखो मैं आपको इसके इंटीग्रेशन का एक सीधा फार्मूला भी बता देता हूँ, इसका एरिया का। इसका एरिया की सीधी वैल्यू हमारे पास पाई AB होती है, डायरेक्ट वैल्यू। अगर कभी MCQ में आप करना चाहें, वैसे तो पूरा आना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट आएगा, फिर भी शॉर्टकट है ये, इसका आंसर वेरीफाई हो जाता है आपका। आंसर वेरीफाई कैसे? यहाँ से आपको A मिल गया, यहाँ से आपको B मिल गया, ये स्क्वायर्स होंगे, उनके स्क्वायर रूट करके AB आ जाएगा। तो इलिप्स के एरिया का फार्मूला होता है पाई AB। डायरेक्ट आंसर आता है हमारे पास चेक करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। वैसे तो ये मैंने आपको जो मेन थे वो सारे यहाँ बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, लिख लेंगे ये भी अपने पास। सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ये क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सुन लीजिए ध्यान से। पहला, जैसे आपके पास सपोज करिए कर्व आ गया y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का, तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। कैसे बनेगा? आपको पता है कि साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, 180 पे फिर 0 हो जाता है। तो इस तरीके से इसका कर्व जाता है। ये आपके पास 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होती है। ये होता है 90 पर, ये आपके पास 180 के बाद यहाँ पर फिर से 3π/2 270 और ये 2π। इस तरीके से लूप्स चलते हैं इसके अंदर। दूसरा हमारे पास आ जाता है
मान लो कर्व आ गया y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का, तो y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का जो ग्राफ बनता है मेरे बच्चे वो इस तरीके से जाता है। आपके पास y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स 0 पे 1 देता है, इधर ये 90 ये 90, इस तरीके से जाता है इसका ग्राफ। ऐसे ही चलता है लूप्स की तरह ही। -1 तक यहाँ और +1 तक यहाँ। यहाँ ये 90 पे 0 हो जाता है, 0 पे 1 हो जाता है, फिर यहाँ पर आपके पास ये पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर ये 2π पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है इस तरीके से। तो ये y इज इक्वल्स टू हमारे पास cos x का ग्राफ हुआ। इसके अलावा जो इसके अंदर आपको आना चाहिए वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको मान लीजिए एक लाइन है, वैसे तो ये भी क्लास 11th का ही टॉपिक है। आपके पास मान लीजिए 2 पॉइंट है किसी लाइन पर x1 y1 और दूसरा x2 y2। तो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्लास 11th का ही पार्ट है, ये भी कुछ नया नहीं है इसमें। और चौथा और सबसे आखिरी बेसिक कंसेप्ट जो इस चैप्टर में लगेगा वो है इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला a टू b इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इलिप्स और सर्किल में ज़्यादातर इसी फार्मूले का यूज़ होता है। फार्मूला तो वैसे आप सबको याद होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये आ गया। और क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल्स है ये, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर आपको पता है लिमिट लगती है हमारे पास a से b, इस तरीके से। तो ये आपके पास यहाँ पर इसके बेसिक खत्म हुए चैप्टर नंबर 8 के। अब हम चलते हैं कि इसमें काम कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो समझेंगे ध्यान से। देखिए ध्यान से, तो आपके लिए जो चीज़ें इसके अंदर जरूरी हैं, अब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पूरा का पूरा इसका बेसिक था, तो चैप्टर 8 की शुरुआत अब हम कर रहे हैं। अभी तक जो पढ़ा वो बेसिक था, जैसे समझ लो मसाला तैयार कर लिया हमने, सब्जी बनाने अब जा रहे हैं। कभी सब्जी बनाने बैठ जाओ, लॉकडाउन में सीख तो बहुत तो नहीं ली सब्जी बनानी, चलो पढ़ लो फिलहाल। कैसे करेंगे? दो चीज़ें मेनली ध्यान रखनी है। पहली कि इफ लिमिट्स आर टेकन ऑन एक्स एक्सिस, यदि हम लिमिट लेते हैं एक्स एक्सिस पर, तो जो रिक्वायर्ड एरिया हमारा होता है वो होता है हमारे पास इंटीग्रल a टू b y dx। लिमिट कहाँ पे ली हमने? एक्स एक्सिस पे। इंटीग्रेट भी किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। y dx का क्या मतलब है कि कर्व में से आप y की वैल्यू निकालकर यहां रख दोगे, तो जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो वो इन टर्म्स ऑफ x आएगी, तो x का ही फंक्शन हो जाएगा, x की ही लिमिट हो जाएगी, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा। अभी समझाऊंगा क्वेश्चन में कैसे। दूसरी जो मेन बात है याद रखने वाली वो ये है कि इफ लिमिट्स आर टेकन ऑन y एक्सिस, यदि हम लिमिट्स कहाँ लेते हैं? y एक्सिस पर लेते हैं, तो क्या तरीका होता है उसका रिक्वायर्ड एरिया का? रिक्वायर्ड एरिया, ऊपर भी एरिया लिख लेना, यहाँ एरिया रह गया लिखना, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रल ऑफ, हाँ भाई, a टू b x dy। मतलब आपने लिमिट भी ली y एक्सिस की, इंटीग्रेट भी कर रहे हो y एक्सिस के रिस्पेक्ट, यहां लिखा है x, इसका मतलब है कर्व में से जिस कर्व के अंडर एरिया आ रहा है या जिससे बाउंडेड है उससे आप x की वैल्यू जब निकालोगे तो वो इन टर्म्स ऑफ y आएगी मेरे बच्चे। तो ये आपके पास y के टर्म्स में आ जाएगा, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे और आपको एरिया मिल जाएगा। ये बेसिक नेसेसिटी है हमारी जो हमें चैप्टर 8 में ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने आपको यहाँ तक ये सारा बेसिक बता दिया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये सारा बेसिक खत्म हो गया।
तो इन सभी बेसिक के मैं आपको